हाय गाइस, वेलकम टू नॉलेज लैब। माई सेल्फ पूजा। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपना बहुत अच्छे से ध्यान भी रख रहे होंगे, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा पड़ रही है। बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा ठंड है आज। तो सभी लोग अपना ध्यान रखिए। लेट्स कंटिन्यू अपनी स्टडी करते हैं, ठीक है। तो हम पढ़ रहे थे बॉटनी, और बॉटनी में हम जानने की कोशिश कर रहे थे कि बॉटनी में जिन साइंटिस्टों ने अपना बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है उनके बारे में हम जानने की कोशिश कर रहे थे। तो कुछ साइंटिस्ट के बारे में हमने बात कर ली थी और कुछ थे जो भी बाकी थे जो इस बुक में मेंशन किए गए हैं। तो इन सब जितने इस बुक में मेंशन किए गए हैं एटलीस्ट उनके बारे में जानना और समझना बहुत ही ज़रूरी है बॉटनी के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अभी हम बात कर रहे हैं डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन की। डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन हैं कौन? देखिए, वो बहुत ही इमिनेंट जो है कि साइंटिस्ट हैं बॉटनी के क्षेत्र में, अगर हम कहें तो। क्यों? क्योंकि इन्हें हरित क्रांति का जनक कहा जाता है, यानी कि फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन कहा जाता है इन इंडिया। तो मैंने आपको बताया था अपने इसके पहले वीडियो में, थोड़ी बहुत बातें मैंने इनके बारे में की थी। तो मैंने आपको बताया था कि इनको इंडिया के जो है कि ग्रीन रेवोल्यूशन का पिता क्यों कहा जाता है, यानी कि हरित क्रांति का पिता कहा क्यों जाता है। क्यों? क्योंकि इनका काम ही जो है कि बॉटनी के क्षेत्र में ऐसा रहा है कि इनको ये उपाधि प्रदान की गई, ठीक है। तो अब इनका जो कार्यक्षेत्र रहा है उनके बारे में अगर हम बात करें उसके बारे में, तो इनका जो कार्यक्षेत्र है वो बहुत ही व्यापक है, बहुत ही व्यापक है। क्यों? क्योंकि इन्होंने कुछ ऐसा किया, कुछ ऐसा महत्वपूर्ण योगदान दिया बॉटनी में, जिसकी वजह से इनको फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन कहा जाता है इन इंडिया, ठीक है। अब वो क्या किया है, इनका कार्यक्षेत्र क्या रहा है, इनकी हिस्ट्री क्या रही है, उन सब के बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, एक चीज़ और बता दूं कि इन्होंने नॉर्मन बोरलॉग, जिन्हें क्या कहा जाता है, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन द वर्ल्ड, ठीक है। पूरे वर्ल्ड लेवल पे अगर हम बात करें तो नॉर्मन बोरलॉग को ही इसका फादर माना जाता है। किसका? हरित क्रांति का, ठीक है। उनके साथ भी किसने काम किया? डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन की, जो कि कहाँ से बिलोंग करते हैं? हमारे इंडिया से। तो अब हम बात करते हैं स्वामीनाथन की। तो इनकी जो हिस्ट्री रही है, अगर हम इनके जन्म की बात करें तो ये कुंभकोणम यानी कि तमिलनाडु में इनका जो है जन्म हुआ है, ठीक है। कहाँ पे? कुंभकोणम में। और ये कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में जो है कि इन्होंने 1952 में अपनी पीएचडी की उपाधि प्रदान की गई इनको, या फिर हम कह सकते हैं इन्होंने गेन करी। तो उन्हें 33 विश्वविद्यालयों से यानी कि यूनिवर्सिटी से इन्हें डीसीएस की उपाधि प्रदान की गई है। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से इन्हें पीएचडी की उपाधि प्रदान की गई है, और 33 अन्य विश्वविद्यालय। आप समझ सकते हैं कि इनका कार्य क्षेत्र कितना व्यापक रहा है, जिसकी वजह से इनको 33 विश्वविद्यालय, 33 बहुत भी ज़्यादा नंबर है अगर हम बात करें तो इन्हें डीसीएस की उपाधि प्रदान की गई। तो इनका जो कार्यक्षेत्र रहा है वो क्या रहा है, अब हम उसकी बात करते हैं। इनका जो कार्यक्षेत्र रहा है वो अनुवांशिकी का है, कोशा अनुवांशिकी, ठीक है, यानी कि सेल से रिलेटेड है ये। पादप प्रजनन यानी कि प्लांट रिप्रोडक्शन से रिलेटेड इनका कार्य क्षेत्र रहा है। मतलब इन क्षेत्रों में इन्होंने अपना योगदान दिया है। अब हम बात करते हैं कि इन्हें हरित क्रांति का पिता क्यों कहा गया है। क्यों? क्योंकि इन्होंने कृषि में बहुत ही अच्छे काम किए, बहुत ही कृषि के क्षेत्र को बहुत ही उन्नति दी इन्होंने, ठीक है। तो इस वजह से इन्हें हम क्या कहते हैं? फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन इन इंडिया। इन्होंने ऐसे ऐसे गेहूं के विकास किया, ऐसी जाति का, या फिर हम कह सकते हैं ऐसी स्पीसीज़ का विकास किया जो हमारे लिए यानी कि भारत के लिए बहुत ही बेनिफिशियल था। जो हमारी जो कहते हैं ग्रेन यील्डिंग जो कैपेसिटी थी उसको बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया उस जो है कि इनके काम ने। तो ग्रीन रेवोल्यूशन देखिए, हमारी जो है कि आज़ादी के बाद यानी हमारे भारत की जो कंडीशन थी वो इस तरह की थी कि हमारे पास खाने के लिए भी कोई चीज़ नहीं थी, या फिर हम कह सकते हैं मतलब थी लेकिन इतने अमाउंट में नहीं थी कि पूरे भारत का पालन पोषण उससे किया जा सके, ठीक है। तो उस टाइम पीरियड में जब भारत जो है आज़ादी के बाद अपने आप को संभालने की कोशिश कर रहा था, अपने आप को डेवलप करने की कोशिश कर रहा था हर क्षेत्र में, वो केवल कृषि की बात नहीं है, हर क्षेत्र में वो अपने आप को कुछ आगे ले जाना चाहता था, जैसे कि वर्ल्ड के और जो कंट्रीज़ थे वो आगे निकल चुके थे। तो उस लेवल पे लाने के लिए अगर कृषि के क्षेत्र में हम बात करें तो इनका जो योगदान रहा है वो बहुत है। भारत को अनाज से भरपूर करने के लिए, भारत को अनाज की पूर्ति के लिए इन्होंने जो योगदान किया उसमें ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रहा है,
ठीक है। तो 1966 में डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान यानी कि इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट नई दिल्ली के निदेशक बने, यानी कि डायरेक्टर बने। कहाँ के निदेशक बने ये? IARC के, ठीक है, सॉरी। तो इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये बहुत ही माना जाना इंस्टीट्यूट है हमारे इंडिया में, उसके ये डायरेक्टर बने, ठीक है। इस पद पर रहकर उन्होंने कृषि संबंधी अनेक खोज किए और भारत में फसलों की उपज को बढ़ाने में किसानों का सहयोग दिया। तो 1972 में इन्होंने क्या किया? वे भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी कि ICAR के क्या बने? निदेशक बने। अभी ये क्या बने थे? IARI के अध्यक्ष बने थे, सॉरी निदेशक बने थे। लेकिन अब ये कहाँ के बने 1972 में? ये 1966 में हुआ था। अब ये कहाँ के निदेशक बन रहे हैं? ये बन रहे हैं इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च की, ठीक है, ICAR के, ठीक है। तथा 1980 में ये योजना आयोग के सदस्य बने। योजना आयोग आप समझ रहे हैं, ये गवर्नमेंट की एक बॉडी है, हम कह सकते हैं कि जो हमारा पार्लियामेंट है उसका एक पार्ट है, जो है कि योजना आयोग था। इस समय जो अभी हम कह सकते हैं एग्जिस्टेंस में नहीं है, लेकिन एक टाइम था जब योजना आयोग बहुत ही महत्वपूर्ण अपना योगदान देता था पॉलिसी को इम्प्लीमेंटेशन में, यानी कि जो भी पॉलिसी हमारी सरकार द्वारा बनाई जाती थी उसकी इम्प्लीमेंटेशन में योजना आयोग बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता था, ठीक है। तो उसी योजना आयोग के सदस्य बने थे कौन? डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। अब उनको इस योजना आयोग के सदस्य बनाए जाने के पीछे कारण क्या था? ये था इनकी रिसर्च से रिलेटेड। क्यों? क्योंकि ये जो है कि भारत को अनाज से संपन्न बनाना चाहते थे, ठीक है। तो इन्होंने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया कृषि के क्षेत्र में। अब इन्होंने क्या और इनका अध्ययन क्या रहा है? डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन ने विभिन्न प्रकार के पौधों पर परमाणु ऊर्जा यानी कि एटॉमिक एनर्जी के प्रभाव का अध्ययन किया और फसलों की उपज में वृद्धि एवं रोग रहित पौधों तथा बीजों की उत्पत्ति का अध्ययन किया है, ठीक है। अब देखिए, इन्होंने भारत को अनाज से भरपूर तो बनाया ही, मतलब ग्रीन रेवोल्यूशन की ये जो है कि कारण भी बने, जो कि एक पॉजिटिव वे में था। तो और इन्होंने जो अपना रिसर्च किया वो किस पर किया? इन्होंने परमाणु ऊर्जा यानी कि हम कह सकते हैं जो एटॉमिक एनर्जी या फिर न्यूक्लियर एनर्जी होती है उसका क्या इफ़ेक्ट होता है फसलों पर, या फिर फसलों की उपज पर क्या इफ़ेक्ट होता है, फसलों के ऊपर उसका प्रभाव क्या होता है, जो रोग रहित पौधे होते हैं या फिर जो रोग रहित बीज होते हैं उसकी उत्पत्ति करने में इन्होंने अध्ययन किया है। उन्होंने गेहूं की विभिन्न प्रजातियों की अनुवांशिकी का अध्ययन किया, जिससे एक नए प्रकार यानी कि इन्होंने जो नए प्रकार के गेहूं का विकास किया था उसका नाम था क्या? C571 का इन्होंने पंजाब में विकास किया। कहाँ पे? पंजाब में। तो डॉक्टर बॉरलॉग के साथ, यानी जो मैंने अभी नाम बताया जो कि बहुत इमिनेंट साइंटिस्ट है जो वर्ल्ड लेवल पे, डॉक्टर नॉर्मन बॉरलॉग, इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें कहा जाता है फादर ऑफ वर्ल्ड। अगर हम ग्रीन रेवोल्यूशन की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहले इन्हीं का नाम आता है। क्यों? क्योंकि इन्होंने वर्ल्ड लेवल पर ग्रीन रेवोल्यूशन को बहुत आगे बढ़ाया था। तो जब ये दो अगर हमारे दिमाग में या फिर हम कहीं से सुनते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन, तो ये दो साइंटिस्ट का नाम हमें बिल्कुल हमारे टिप ऑफ टंग होना चाहिए, ठीक है। तो डॉक्टर जो है कि नॉर्मन बॉरलॉग के साथ उन्होंने गेहूं की बौनी जातियों का विकास किया। देखिए, गेहूं की इनके विकास या फिर कह सकते हैं इनके खोज के पहले जो गेहूँ की जातियाँ थी उनके जो पौधे होते थे वो काफ़ी बड़े होते थे, लेकिन इन्होंने बौनी यानी कि डार्फ बौनी जातियों का इन्होंने विकास किया। कुछ नई विकसित जातियां जानी, जैसे कि आपके सोनारा 64 हैं, लेरमारोज 64A, ठीक है, पुसालेरमा के 68, मालविका, सोनालिका, सरबती सोनारा व कल्याण सोना प्रमुख हैं, ठीक है, जिसमें इन्होंने नई जातियों को विकसित किया। ये कुछ ऐसी जातियां हैं ये किसकी जातियां? ये हैं गेहूं यानी कि वीट की। ये कुछ जातियां ऐसी हैं जिसका विकास इन्होंने किया था। किसके साथ? नॉर्मन बॉरलॉग के साथ इन्होंने काम किया। तो उन्हें जो है कि अब इन्होंने क्योंकि बहुत ज़्यादा काम किया था, इनका जो कार्यक्षेत्र था वो बहुत ही व्यापक था, मैंने पहले ही आपको बताया है। तो इस वजह से जो इनकी अचीवमेंट थे, तो इनको प्रोत्साहन के लिए हम कह सकते हैं कि जो हमारा भारत देश है या फिर इंडिया है, इसमें जो है कि अवार्ड दिए गए इनको। अब वो अवार्ड कौन से थे? वो थे पद्म विभूषण, जो कि 1972 में दिया गया। 1986 में इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया और वे FRS यानी कि जो लंदन के एक सोसाइटी है उसके ये सदस्य भी हैं, ठीक है। तो एम.एस. जो स्वामीनाथन है हमारे देश के जो बहुत इमिनेंट बॉटनिस्ट हम कह सकते हैं इनको, इनका जो कार्यक्षेत्र है वो बहुत ही बढ़िया, बहुत ही व्यापक और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है बॉटनी के क्षेत्र में। या फिर हम कह सकते हैं कि भारत का जो कृषि क्षेत्र है, भारत का जो एग्रीकल्चर है उसको बहुत आगे तक ये लेके गए।
तो इन्हें दो सम्मान जो कि बहुत ही सम्मानीय ये सम्मान होते हैं। ये भारत में जो कि 4 जो कि पद्मश्री दिया जाता है, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और भारत रत्न, ये 4 ऐसे जो है कि गवर्नमेंट के ऐसे जो है कि सम्मान दिए जाते हैं उन लोगों को सम्मानित किया जाता है जो भारत में बहुत ही बड़ा योगदान करते हैं किसी न किसी क्षेत्र में। तो इनको पद्म विभूषण जो कि दूसरा सबसे बड़ा सम्मान है और पद्मश्री जो कि चौथा सबसे बड़ा सम्मान है, इनको प्रदान किया। और वो लंदन की सोसाइटी है जो फेलो ऑफ रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन, इसके भी वे सदस्य हैं। अब हम बात करते हैं डॉक्टर आर.पी. राय की। इन्होंने क्या किया है? तो आर.पी. राय की अगर हिस्ट्री की हम बात करें तो वो कहाँ के हैं? वो हैं बिहार के। ठीक है, इनका जो जन्म हुआ है वो 1920 में हुआ, गंगापुर नामक ग्राम में, जो कि बिहार में है। अब उनका जो कार्यक्षेत्र रहा है वो है कोशा अनुवांशिकी का। ठीक है, कोशा अनुवांशिकी यानी कि जो सेल होती है उसकी हेरिडिटरी क्या होती है, उसकी अनुवांशिकी क्या होती है, इस पे इन्होंने काम किया। प्रजनन पर इन्होंने काम किया। ऊतक संवर्धन यानी कि टिश्यू कल्चर पे भी इन्होंने अपना काम किया है और उसके क्षेत्र में इनका बहुत ही विशेष योगदान रहा है। तो उन्होंने एजिलोप्स में जीनोमिक गुणसूत्रों की खोज के आधार पर चपाती बनाने वाले गेहूं की उत्पत्ति एवं विकास के बारे में अध्ययन किया। उन्होंने एजिलोप्स में जीनोमिक गुणसूत्रों की खोज की। जीनोमिक गुणसूत्र यानी कि ऐसे गुणसूत्र जो टेक पार्ट करते हैं किसमें? अनुवांशिकी में, या फिर हम कर सकते हैं हेरिडिटरी में जो टेक पार्ट करते हैं, उसकी उन्होंने खोज की। अब ये कौन सा गेहूं था? ये ऐसा गेहूं है जिसकी हम रोटियां बनाकर खाते हैं। तो उसके बारे में इन्होंने अध्ययन किया और उसका विकास किया और हमें बताया इस बारे में। तो उन्होंने कॉक्सीनिया इंडिका नामक पौधे के अंदर लिंग निर्धारण यानी कि सेक्स डिटर्मिनेशन करने वाले गुणसूत्र की खोज की। कॉक्सीनिया इंडिका, ये नाम आपको बिल्कुल याद हो जाना चाहिए कि उन्होंने जो लिंग निर्धारण की खोज थी, जो गुणसूत्रों की खोज थी, उन्होंने किस पे की? कॉक्सीनिया इंडिका पर की। अब हम बात करते हैं और उन्होंने क्या किया। उन्होंने एक्स तथा वाई गुणसूत्रों का तुलनात्मक, ठीक है, कॉम्परेटिव लेवल पे इन्होंने अध्ययन किया तथा लिंग निर्धारण में उनका महत्व को बतलाया कि कैसे ये जो एक्स नामक गुणसूत्र होता है और वाई गुणसूत्र होता है, ये कैसे लिंग निर्धारण में टेक पार्ट करता है, कैसे सेक्स डिटर्मिनेशन में टेक पार्ट करता है। इस इम्पॉर्टेंस को इन्होंने हम सभी को बताया था। तो इसके अतिरिक्त उन्होंने क्या किया? उन्होंने किया है त्रिगुणित यानी कि ट्रैप्लॉइड्स, चतुर्गुणित यानी कि टेट्राप्लॉइड्स, पंचगुणितों यानी कि पेंटाप्लॉइड्स एवं खटगुणित यानी हेक्साप्लॉइड व एकाधिसूत्री यानी कि ट्राइसोमिक, द्विआधिसूत्री यानी कि टेट्रासोमिक तथा दोहरा एकाधिसूत्री यानी डबल ट्राइसोमिक की खोज की। ये सब जो है कि बातें हैं जो सेक्स से रिलेटेड होती हैं। तो ये जो गेहूं या फिर पौधे की जो जातियां होती हैं उनसे रिलेटेड होती हैं। तो इसका भी हम बहुत ही ब्रॉड लेवल पे अध्ययन करेंगे जो हमारे आगे आने वाले चैप्टर्स हैं। तो उन्होंने गुणसूत्रों के विशेष भागों का अध्ययन किया जो नर परिपक्वता यानी कि मैच्योरिटी और फर्टिलिटी से संबंधित थे। किससे? नर परिपक्वता यानी कि मेल जो परिपक्वता होती है उसके बारे में इन्होंने अध्ययन किया। इन्होंने अध्ययन किया उर्वरता के बारे में, कैसे किसी प्लांट में जो उर्वरता क्षमता होती है, फर्टिलिटी रेट होता है, कैसे उसको और अधिक बढ़ाया जा सकता है, इस बारे में उन्होंने अध्ययन किया। उन्होंने ऊतक संवर्धन के द्वारा अगुणित यानी कि हैप्लॉइड्स, ठीक है, और सुगुणित यानी कि एनोप्लॉइड्स तथा लिंग विपथी सेक्स एबरेंट्स का विकास किया जिससे विशिष्ट जीन्स के बारे में मालूम किया जा सके। उन्होंने सॉल यानी कि सोरिया रोबस्टा जो कि एक प्लांट होता है और इसकी दूसरी जो जाति होती है सोरिया असामिका के जीनोम संबंधी खोज की। पटना विश्वविद्यालय में ये वनस्पति के वरिष्ठ प्रोफेसर भी रहे तथा 1972 में वे भारतीय विज्ञान यानी कि इंडियन साइंस कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे, भारतीय विज्ञान कांग्रेस के। अब बात करते हैं सर जगदीश चंद्र बोस की। अगेन ही इज़ अ वेरी इमिनेंट साइंटिस्ट। तो सर जो जगदीश चंद्र बोस थे वे भारत के प्रथम वैज्ञानिक थे जिन्होंने यह सिद्ध करके बताया कि जो पेड़ पौधे होते हैं यानी कि जो प्लांट्स होते हैं उनमें भी संवेदनशीलता पाई जाती है यानी कि सेंसिटिविटी पाई जाती है जैसे कि अन्य जीवधारियों में पाई जाती है। तो इनके बताने से पहले यह कोई नहीं जानता था कि प्लांट्स में भी सेंसिटिविटी होती है। इन्होंने ही वो प्रथम साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये बताया कि प्लांट में भी सेंसिटिविटी होती यानी कि संवेदनशीलता होती है। जैसे और भी जीव होते हैं या फिर लिविंग बींग्स होते हैं जैसे वो इन्वायरमेंटल चेंज से के प्रति संवेदनशील होते हैं, उसी प्रकार जो प्लांट होता है वो भी संवेदनशील होता है। तो सर जगदीश चंद्र बोस के अगर हम हिस्ट्री के बारे में बात करें तो वो 13 नवंबर 1858 को बांग्लादेश के रडी खाल नामक ग्राम में पैदा हुए थे। उनके पिता श्री भगवान
चंद्र बोस एक स्वतंत्रता सेनानी थे एवं उनकी माता एक धार्मिक विचारशील महिला थी। उन्होंने अपने मतलब इनकी जो स्थिति है वो ऐसी नहीं थी कि ये बहुत उच्च शिक्षा को प्राप्त कर सके, लेकिन इनकी माँ ने इन्हें बहुत स्ट्रगल करके इनकी पढ़ाई को यानी कि इनकी एजुकेशन को बहुत उच्च स्तर तक ले गई। तो इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा थी वो कोलकाता के हरे स्कूल एवं संत जेवियर कॉलेज में हुई थी, जहाँ से उन्होंने 1869 में बीए की उपाधि इन्हें प्राप्त करी। अब तत्पश्चात वे लंदन के क्राइस्ट चर्च कॉलेज गए, जहां उन्होंने 1883 में नेचुरल साइंस में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से बीएससी की डिग्री प्राप्त की। 1885 में वे स्वदेश अपने लौट आए, यानी कि अपने इंडिया में लौट आए और प्रेसिडेंसी कॉलेज यानी कि कोलकाता में इन्होंने क्या किया, भौतिक विज्ञान के प्रोफेसर के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया। तत्पश्चात यानी कि इसके आगे वो इंडियन एजुकेशनल सर्विसेज में चुने गए। ठीक है, अब भारत में भी उन्होंने अपना शोध कार्य जारी रखा, यानी कि अपने रिसर्च को जारी रखा। 1895 में उन्हें विद्युत चुंबकीय तरंगों का ध्रुवीकरण पर शोध कार्य करने पर लंदन विश्वविद्यालय ने डीएससी की डिग्री इन्हें प्रदान की। किस पे कार्य किया इन्होंने? विद्युत चुंबकीय तरंगों का ध्रुवीकरण यानी कि पोलराइजेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पे इन्होंने अपना शोध कार्य किया, जिसकी वजह से लंदन विश्वविद्यालय ने इन्हें क्या दिया? इन्हें दिया डीएससी की डिग्री प्रदान करी। तो जगदीश चंद्र बोस ने अपने शोध कार्यों द्वारा यह सिद्ध किया कि जीव एवं निर्जीव में अनेक समानताएं होती हैं। उनके भौतिक शास्त्र के अनुसंधानों से पादप शरीर क्रिया विज्ञान की अनेक रहस्यमयी प्रतिक्रियाओं को सुलझाने में सहायता मिली। क्यों? क्योंकि इनका जो कार्य था वो बहुत ही ब्रॉड लेवल पे था, और ये जो है कि सुलझाने में ये सहायता कैसे मिली? क्योंकि इन्होंने बहुत तरीके के यंत्र बनाए जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट थे। फिजिक्स के जितने भी नहीं, मतलब कुछ ऐसे सिद्धांत थे जिनको समझने में हमें सहायता मिली। तो सर जगदीश चंद्र बोस ने अनेक प्रकार के यंत्र भी तैयार किए, जिनसे वनस्पति शास्त्र एवं भौतिक शास्त्र के अनुसंधानों में बहुत सहायता मिली। अब वो कौन कौन से थे उसके बारे में हम जानते हैं। रेजोनेंट रिकॉर्डर, ऑसिलेटिंग रिकॉर्डर, मैग्नेटिक क्रिस्कोग्राफ, फोटोसिंथेटिक रिकॉर्डर, डायमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन ऑपरेटर्स। ये 5 ऐसे ऑपरेटर्स थे जिसको किसने बनाया? सर जगदीश चंद्र बोस ने। अब सर जगदीश चंद्र बोस ने डेस्मोडियम नामक पौधे पर कार्य करते हुए यह सिद्ध किया कि हृदय की गति की तरह इन पौधों में भी स्पंदन होता है। जैसे जो एनिमल होता है उसकी बॉडी में जो हार्ट पाया जाता है, जैसे उसमें स्पंदन होता है, उसी तरीके पौधों में भी स्पंदन होता है, यानी कि पुल्सेशंस होता है, जिससे क्या कहते हैं, किसकी क्रिया संपन्न होती है? एसेंट ऑफ सैप की। तो 1917 में सर जगदीश चंद्र बोस ने कलकत्ता में एक शोध केंद्र की स्थापना की, जो विश्व भर में जीव भौतिकी एवं वनस्पति शास्त्र में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इस केंद्र का नाम सर जगदीश चंद्र बोस की स्मृति में बोस इंस्टीट्यूट रखा गया है। तो अब आपको पता चल गया है कि जो बोस इंस्टीट्यूट है वो किसकी स्मृति में रखा गया है, क्या रीज़न है उसके पीछे जो बोस इंस्टीट्यूट उसका नाम पड़ा। तो इस केंद्र में बहुत ही देश के अलग अलग हिस्सों या फिर विदेश से भी अलग अलग हिस्सों से वैज्ञानिक विभिन्न प्रकार के शोध कार्य में लगे हुए हैं। अब जो उनका जो ये इंस्टीट्यूट है उसमें कई जो है कि वैज्ञानिक संस्थाओं के सदस्य एवं फेलो हैं। सर जगदीश चंद्र बोस अनेक वैज्ञानिक संस्थाओं के सदस्य एवं फेलो थे। अपने कार्य की वजह से 1922 में उन्हें लंदन की रॉयल सोसाइटी का सदस्य चुना गया। उनके वैज्ञानिक योगदान के लिए ब्रिटिश सरकार ने उन्हें सर की उपाधि प्रदान की। 1927 में उन्होंने भारतीय विज्ञान कांग्रेस की अध्यक्षता की। ठीक है, सर जगदीश चंद्र बोस अनेक वैज्ञानिकों के लिए प्रेरणा के स्रोत रहे। ठीक है, जो मतलब ऐसे कुछ अपने देश के या फिर कुछ ऐसे साइंटिस्ट हैं या फिर ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो उनके दिखाए हुए मार्ग पर चलते हैं और उनके जो भी उन्होंने कार्य किया विज्ञान के क्षेत्र में उसको बेस बना के चलते हैं। तो वो जो है कि शोध कार्यों में जीवन पर्यंत अपने लीन रहे और वो एक सफल शिक्षक, महान वैज्ञानिक के अतिरिक्त वो क्या थे? वो कला और संगीत के भी प्रेमी थे। ठीक है, तो अब हमने जाना प्रोफेसर बोस के बारे में। अब हम जानते हैं प्रोफेसर M.O.P. आयंगर के बारे में। अगेन ही इज़ अ वेरी इमिनेंट साइंटिस्ट। ठीक है, इनकी बात करते हैं तो इनका जन्म 15 दिसंबर 1886 को चेन्नई यानी कि मद्रास में हुआ था। उनकी प्रारंभिक शिक्षा भी चेन्नई में हुई तथा 1906 में उन्हें प्रेसिडेंसी कॉलेज चेन्नई से MA की डिग्री प्रदान की गई। ठीक है, 2 वर्षों तक वे प्रेसिडेंसी कॉलेज यानी कि चेन्नई के वनस्पति विभाग के क्यूरेटर रहे। तत्पश्चात उनका चयन चेन्नई एजुकेशनल सर्विसेज में हुआ एवं प्रेसिडेंसी कॉलेज चेन्नई में वे वनस्पति विभाग के प्रोफेसर चुने गए। 1929 में प्रोफेसर आयंगर
लंदन विश्वविद्यालय के क्वीन मैरी कॉलेज में प्रोफेसर F.E. फ्रिट्स के निर्देशन में शैवालों यानी कि एल्गी पर उन्होंने शोध कार्य अपना प्रारंभ किया, जहां उन्हें PhD की उपाधि प्रदान की गई। प्रोफेसर आयंगर अपना पूरा जीवन विभिन्न प्रकार के शैवालों की खोज में लगा दिया। तो प्रोफेसर आयंगर की अगर हम बात करें तो इनका कार्य किस पे था? इनका कार्य था एल्गी यानी कि शैवालों पर। ठीक है, उन्हें आधुनिक भारतीय शैवाल विज्ञान का पिता भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि उनका जो स्पेशलाइजेशन था वो एल्गी पर था और इन्होंने एल्गी पे बहुत सारा अपना काम किया। तो उन्होंने अनेक नए शैवालों की जानकारी भी दी, यानी कि अनेक नई जातियों की स्पीसीज की इन्होंने खोज की, जो कुछ इस प्रकार हैं। ठीक है, कार्कियोस्पियन, क्लैडोस्पोंजिया, सिलेंड्रोकैप्सोसिस एंड डेंड्रोसिस्टिक, ये कुछ जो है कि जातियां हैं जिसकी उन्होंने खोज की थी, जो शैवाल की हैं। फ्रिस्चिएला एंड मैस्टिगो क्लैडोप्सिस। ठीक है, तो फ्रिस्चिएला पर इनका जो कार्य था वो बहुत ही महत्वपूर्ण था। इन्होंने फ्रिस्चिएला की जो है कि कई जातियों का खोज किया, विकास किया, इस पर इन्होंने बहुत अच्छे से काम किया और इसकी उपजातियों की भी इन्होंने खोज की थी। तो फ्रिस्चिएला का बहुत ही महत्व है क्योंकि यह एक बहुत ही विकसित शैवाल है। ठीक है, इसका डेवलप या फिर हम कह सकते हैं इसमें ग्रोथ अच्छी होती होगी या फिर कुछ ऐसा रीजन होगा जिसकी वजह से इन्होंने फ्रिस्चिएला को बहुत महत्व दिया, इस पर बहुत ही अच्छे से काम किया। प्रोफेसर आयंगर ने कालारपा नामक शैवाल के लैंगिक जनन का विस्तृत अध्ययन किया, यानी कि ये भी एक शैवाल है जिस पे इन्होंने कार्य किया और बताया, लैंगिक जनन का विस्तृत अध्ययन किया और हमें बताया इसके बारे में। प्रोफेसर आयंगर ने शैवालों पर शोध करने वाले अनेक वैज्ञानिकों को प्रेरणा दी अपने कार्य से तथा अनेक महत्वपूर्ण स्थानों पर ये सेवारत भी रहे। ठीक है, और ये एक सफल साइंटिस्ट होने के साथ साथ एक अच्छे फुटबॉल के खिलाड़ी भी थे। ठीक है, तो हमने बात की जो भी साइंटिस्ट, कुछ इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट इस बुक में मेंशन थे उसके बारे में हमने बात करी और समझा, जानने की कोशिश करी। ये कुछ ऐसे इमिनेंट साइंटिस्ट हैं जिनको जानना बहुत ही ज़रूरी है बॉटनी के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इन सब पे बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस पुटअप होते हैं इनके योगदान की वजह से। और आप देखें, मैंने जो भी कुछ जितने भी साइंटिस्ट के बारे में बात करी वो जो है कि जो हमारा भारतीय इंडियन कांग्रेस है या फिर उसमें जो है कि उसमें अध्यक्ष जरूर रहे हैं। तो इस बात को भी आप अपने ध्यान में एकदम लेके चलेंगे और इनका जो कार्यक्षेत्र है उसके बारे में भी आप याद करेंगे, क्योंकि उस पर क्वेश्चन बहुत अच्छे से ही पुटअप किए जाते हैं हमारे, चाहे फिर वो इंटर या BSc या फिर जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं उन सब में। तो आज के वीडियो में इतना ही। प्लीज़ शेयर दिस वीडियो टू एवरीवन, ताकि सभी जो है कि इस वीडियो से फ़ायदा पा सके, जीव विज्ञान के बारे में जान सके, बॉटनी और जूलॉजी के बारे में और अधिक नॉलेज को गेन कर सके। टिल देन, थैंक यू एंड बाय बाय।